नमस्कार। बीपीएससी 67 पीटी के प्रतिभागियों को मेरा प्रातः वंदन। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप मुझे सुन पा रहे हैं कैरियर सेपर नामक यूट्यूब चैनल पर, जो एक शैक्षिक चैनल है। तो आज 25 क्वेश्चन का एक सेट करंट अफेयर्स पर लेके आया हूं, जरा इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फरवरी-मार्च 2022 में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये बहुत करंट है और प्राय याद ही होगा, फिर भी देख लें। इस तरह के ऑप्शन सेट किए जाते हैं बीपीएससी में, मतलब एक ग्रुप बना के ऑप्शन सेट किया जाता है। तो वेल नोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई द्वारा जारी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी 2020-21 में शामिल पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कुंजी चर है, यानी की वेरिएबल है। तो इसका सिंपल फॉर्म में क्या मीनिंग है, साधारण रूप में क्या अंतर है। तो ऑप्शन देखें। इस तरह के क्वेश्चन भी सेट किए जाते हैं, मीनिंग पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखें। किसी राज्य में प्रति व्यक्ति आय, किसी राज्य की शुद्ध आय, किसी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, किसी राज्य का शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका साधारण सा मीनिंग है किसी राज्य में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इन अ स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत है 1000 रुपये में। तो ऑप्शन देखें। 75, 85, 90, 95। तो आंसर हो जाएगा 95,000। यही एवरेज है अभी। क्वेश्चन नंबर 4, इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो इसमें भी ग्रुपिंग करके राज्य को दिया गया है। जो आरबीआई का जो पिछले हफ्ते आया वो स्टैटिस्टिक्स है, उसके अंतर्गत ऐसा औसत निकाला गया है। तो ऑप्शन देखें। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब। गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। पंजाब, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक पर कैपिटा इनकम वाले राज्य में आपको हो जाएगा गोवा, उत्तराखंड और पंजाब, जिसमें सर्वाधिक गोवा का है 3.4 लाख। उसके बाद उत्तराखंड का है 1.59 लाख। उसके बाद पंजाब का है 1.19 लाख। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 5, इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग आधी है। अब ऐसा भी एक ग्रुपिंग है, तो लगभग आधी है राष्ट्रीय औसत से पर कैपिटा इनकम। तो इसमें उत्तराखंड, मणिपुर पहला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मणिपुर। उत्तर प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो 44,600 रुपया है और मणिपुर का 54,000 है। तो इस तरह से आंसर बी चला जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, CAGR संक्षिप्त रूप है। ये एक टर्म है इकोनॉमिक्स का, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्म का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो CAGR ऑप्शन देखें। कंबाइंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड
एनुअल ग्रोथ रेट, कंपोजिट एनुअल ग्रोथ रेट, क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट। तो ये कंपाउंडेड होता है, याद रखेंगे। AGR तो सेम है, एनुअल ग्रोथ रेट होता है। C से आपको कंपाउंडेड याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 7, अफगानिस्तान सार्क में शामिल होने वाला 8वां देश है, यह कब शामिल हुआ है? यह कब शामिल हुआ? ऑप्शन में देखें, ये सब ट्रेडिशनल हो गया अब एक तरह से, जी के पूछता है कभी कभी, तो इसको याद रखना ही चाहिए। तो आपको याद होगा कि सार्क जब अंतिम देश शामिल होने वाला बना था तो वो साल था 2007। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 8, काठमांडू में सार्क सचिवालय की स्थापना हुई। ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन चुका है जीके में, और कभी कभी आ सकता है, पूछ ही देगा। तो अगर याद होगा तो पकड़ पा रहे होंगे, ये जनवरी 17, 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था सार्क सेक्रेटेरिएट इन काठमांडू। तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2021 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र है। तो अभी जो 24 सितंबर को शुरू हुआ UNGA का सेशन, तो कैवां सेशन था, यही क्वेश्चन है। तो बहुत ही करंट है, ये पूछ भी सकता है। तो ये 76 सेशन चल रहा है इस बार। तो आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड सामरिक प्रस्ताव इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था, किसके द्वारा? तो ये जो क्वाड है, क्वाड का प्रपोजल जापान का ही था, और उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजिक प्रपोजल लाया गया वो जापान के द्वारा ही लाया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको जापान। क्वेश्चन नंबर 11, क्वाड का एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी सम्मिलित करता है। अब ये भी क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन है, एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। तो एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी में ऑप्शन देखें, चीन की परिधि पर के देशों को, ब्रिटेन को और फ्रांस को। तो ये याद रखना है, एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी में चीन के परिधि पर के देशों को शामिल किया गया है, जिसमें कि सेंट्रल एशियन नेशंस है, कोरियन पेनिनसुला का जो है क्षेत्र वो है, मंगोलिया है। इस तरह से चीन के परिधि पर के देशों को रखा गया है, चीन को छोड़ करके उसको एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, चीन के परिधि पर के देशों को। क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता QSD यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग शुरू हुई थी। अब देखिए, क्वाड से रिलेटेड जो भी पहल किया गया उसमें जापान शामिल है। तो ऐसे ही आप पकड़ लेंगे, ईयर तो सेम है 2007, और इधर है शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, डिक चेनाई जो US के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट जॉन हावर्ड ऑस्ट्रेलिया के PM थे, मनमोहन सिंह भारत के। तो ये शुरू किया गया था शिंजो आबे के द्वारा 2007 में। क्वेश्चन नंबर 13, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सकारात्मकता से निपटने हेतु एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन बना, जिसे ऑकस नाम दिया गया। इसमें शामिल देश है, ये वेल नोन क्वेश्चन बन चुका है, ये सबको पता है कि A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK
तो यूके हुआ, यूएस तो यूएस हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, क्वाड के संदर्भ में असत्य कथन पहचाने। क्वाड आप लोग बहुत पढ़े होंगे अभी तक में, तो उसका टेक्स्ट भी पढ़ना चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो उसके अंदर की बातों को पूछ ले ऑप्शन में डाल के इसी तरह से। तो ऑप्शन देखें, यह एक बहुपक्षीय समूह है जिसमें अपने गुणों और मूल्यों की साझी दृष्टि है। ये सही है। क्वाड का जो शेयर्ड विजन है वो इसमें जो शामिल देश हैं उसके अपने एट्रीब्यूट्स और वैल्यू की साझी दृष्टि है। इस तरह से एक प्लूरिलेटरल ग्रुप है। तो ये ऑप्शन क्वाड के लिए सही है। ऑप्शन बी देखिए, इसकी साझी दृष्टि में हिंद प्रशांत क्षेत्र एक स्वतंत्र, खुला, पारदर्शी और समावेशी क्षेत्र है। ये भी सही है। इसके शेयर्ड विजन में जो इंडो पैसिफिक रीजन को डिफाइन किया गया है वो बिल्कुल इसी तरह का है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। तो ये भी क्वाड से रिलेटेड सही चीज़ है। और सी देखें, यह ऑकस की प्रकृति से मिलता जुलता है। तो ये गलत है। ऑकस की प्रकृति से ये मिलता जुलता संगठन नहीं है क्वाड। क्वाड में आप एक टोटलिटी देखेंगे, उसकी जो भूमिका है अभी ग्लोबल नीड के अकॉर्डिंग उसकी भूमिका है, और जबकि ऑकस पूरी तरह से सिक्योरिटी कंसर्न इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है इसका। तो ये दोनों का नेचर सेम नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। चौथा देखिए, यह पॉजिटिव प्रोएक्टिव एजेंडा को अंगीकार करने वाला समूह है। तो क्वाड के बारे में ये सही है कि उसके ग्रुपिंग ने, यानी कि जो भी देश है उसमें उसका जो एजेंडा है, जो वो एजेंडा एडॉप्ट किया है वो बिल्कुल सकारात्मक और प्रोएक्टिव है। तो इस तरह से इसका आंसर सी जाएगा। यही असत्य है क्वाड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, सत्य कथन का परीक्षण करें। सत्य कथन का परीक्षण करें, ये राइनो पर आधारित है, जो इधर असम में एक सेलिब्रेशन भी आयोजित किया गया है। बिल्कुल करेंट है ये क्वेश्चन। तो सत्य कथन का परीक्षण करना है इसमें। ऑप्शन ए देखें, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर। ये सही है। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व राइनो दिवस कब है या मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को। ऑप्शन बी देखें, IUCN रेड लिस्ट में एक श्रृंगी गैंडा को संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड से अरक्षित वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये भी सही है कि उसको पहले इंडेंजर्ड के श्रेणी में रखा गया था, सिंगल हॉर्न राइनो को, और अब उसे वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल किया गया है। और रक्षित यानी कि जिसकी रक्षा नहीं हो रही हो, जो अपने आप को समझ रहा है कि हम बिल्कुल ही अरक्षित हैं, वही वल्नरेबल कहलाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी देखें, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स का गठन असम सरकार ने 2019 में किया। ये भी सही है। SRPF का गठन 2019 में हुआ असम गवर्नमेंट के द्वारा। भारत साइट्स का हस्ताक्षरकर्ता देश है। ये भी सही है। साइट्स क्या होता है? साइट्स का
मीनिंग फुल फॉर्म हुआ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो भारत इसका सिग्नेटरी नेशन है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन सही हुए और इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 16, सर्फ सार्क की डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। तो ये सर्फ सार्क क्या है? एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो अपने 5 मानकों के साथ इस तरह का इंडेक्स तैयार करती है। तो उसके हिसाब से डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी DQL इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो ये बिल्कुल करेंट है, ये आ भी सकता है करेंट में। तो इसका आंसर होगा 59वां, 59वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 17, नागा शांति प्रक्रिया के वार्ताकार पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने नागा शांति प्रक्रिया के वार्ताकार पद से इस्तीफा दिया। वे नागालैंड के गवर्नर भी थे। वर्तमान में वे तमिलनाडु के गवर्नर नियुक्त किए गए वे हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन सेट किया जाता है कि किसी आदमी के बारे में 2-3 लाइन लिख दिया जाता है और उस आदमी की पहचान करने के लिए बोला जाता है। इस तरह का भी क्वेश्चन सेट होता है। तो आपको याद होगा कि नागा पीस प्रोसेस में इंटरलोकुटर के पोस्ट पर कौन थे, और उस समय वो नागालैंड के गवर्नर भी थे। और अभी जब वे तमिलनाडु के गवर्नर बन गए हैं तो वे न तो अभी नागालैंड के गवर्नर हैं और न ही वो वार्ताकार पद पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद भी होगा, RN रवि होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2018 में भारत सरकार ने रेलवे का 100% विद्युतीकरण की योजना को स्वीकृति प्रदान की। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी डीजल इंजन जो अभी चल रहा है उसको धीरे धीरे ख़त्म करके उसको बिल्कुल इलेक्ट्रीफाई कर देना है पूरा रेलवे को। तो इस तरह का जो अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो 2018 में मिला था। तो ऐसा काम कब तक हो जाना चाहिए जो योजना में वर्णित है? तो ऑप्शन देखें 2020, 23, 25, 30। तो ये 2023 तक कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य तय किया गया। अब इंडियन रेलवे भी नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य तय कर लिया है, 2020 तक वो कर लेगा, ऐसा किया है। तो इस तरह का लक्ष्य वो कब साधा है, इसी पर क्वेश्चन है। तो अगर याद होगा आप लोगों को तो पकड़ पा रहे होंगे कि ये काम रेलवे ने जुलाई 2020 में किया था, अपना लक्ष्य तय किया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में संपूर्ण परिवहन क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। जो इंटायर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उससे GHG एमिशन कितना होता है? तो ऑप्शन देखें 4, 8, 12, 16%। तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। अब इसमें से 2018-19 में रेलवे के तरफ से 4% एमिशन किया गया था, सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 2030 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य तय करने वाला विश्व का प्रथम रेल नेटवर्क बना। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है।
तो देखें, चाइनीज़ रेलवे, इंडियन रेलवे, अमेरिकन रेलवे, जापानी रेलवे। ऑफ कोर्स ये भारत ऐसा कदम उठाने वाला देश बना। भारतीय रेलवे ऐसा कदम उठाने वाला रेल नेटवर्क बना। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 22, अगर भारतीय रेल 2030 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य पा लेता है तो भारत के एनडीसी लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता कर सकेगा। अब एनडीसी मतलब क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो किस में? वही क्लाइमेट चेंज को मतलब उसकी चुनौती से निपटने के लिए ऐसा लक्ष्य हर देश को तय करना पड़ता है। तो इंडिया का जो एनडीसी लक्ष्य है उसमें रेल अगर 2030 तक नेट जीरो एमिशन कर लेता है, लक्ष्य पा लेता है, तो इंडिया के एनडीसी लक्ष्य में वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितना हेल्प करेगा? तो इसी पर क्वेश्चन है। तो देखें, ऑप्शन देखें, 1%, 3%, 5%, 6%। तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 5%। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2021 में औसत वैश्विक तापमान वृद्धि पूर्व औद्योगिक काल के आधार से प्रोजेक्ट की गई है। ये 2021 का है प्रोजेक्शन कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज, और वो किससे तुलना करते हुए? तो प्री इंडस्ट्रियल एज से तुलना करते हुए कितना प्रोजेक्ट किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। तो ऑप्शन देखें, लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस, 1.8 to 2.5। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1.2। क्वेश्चन नंबर 24, सेंट्रल एशियन परिधि में एक क्षेत्रीय संस्थान सामरिक त्रिभुज की पहल की गई है। इसमें शामिल देश हैं। तो इस तरह सेंट्रल एशियन पेरीफेरी में एक रीजनल इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव लिया गया रसिया के द्वारा। तो उसको स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें रसिया, इंडिया और चीन को भी साथ में रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, चीन, भारत। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल सेंट्रल एशियन पेरीफेरी में ये आ सकता है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 25, संघाई 5 में शामिल देश हैं। संघाई 5 भी एक बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन देखें, इस तरह से ग्रुपिंग करके ऑप्शन रखे जाते हैं ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा परेशानी में आए। तो इसमें देखिए, इसमें 5 देश जो शामिल था वो था रूस, चीन और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 5 देश मिलके संघाई 5 बनाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। इस तरह से 25 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स पर सेट का सॉल्यूशन खत्म हुआ। आप इसको देखेंगे और अपना मार्किंग भी कर लेंगे कि हम इसमें कितना बना पाए। करंट अफेयर्स है, इससे भी क्वेश्चन 20-25 की संख्या में आ ही जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, ओके।